नमस्कार, आप सभी को हमारा पाठ्यक्रम एनिमल हस्बेंड्री ए टेक्निकल अप्रोच यानी पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में सबको स्वागत है। तो अब हम पहुंच चुके हैं वीक 5 लेक्चर नंबर 5 जो कि एनिमल हेल्थ मॉड्यूल के अंदर आता है। तो आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑफ वेटनरी इम्पोर्टेंस यानी जो पशु चिकित्सा संबंधित जो गैर संक्रामक रोग है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं डॉक्टर दयानिधि जना, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आपको पुनः स्वागत करता हूं इस विषय पे चर्चा करने के लिए। तो जिस जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे जैसे कि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस या फिर गैर संक्रामक रोग क्या होता है, ठीक है, इसके वर्गीकरण कैसे हैं, क्या क्या मतलब अलग अलग तरीके के हैं ये ना गैर संक्रामक रोग, और उसके प्रिवेंशन एंड कंट्रोल हम कैसे करेंगे, और फाइनली कि उसमें से क्या उत्कर्ष या फिर क्या कंक्लूजन हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होता क्या है, तो हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी संक्रामक रोग के बारे में, जो कि इधर बैक्टीरिया, वायरस ऐसे जिसकी वजह से होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं कि उसके अलावा जो बीमारी कुछ होता है, ऐसा तो नहीं है सारे जो बीमारी है वो बैक्टीरिया वायरस से हो। कुछ ऐसे बीमारी है जैसे कि हम खान पान ठीक से नहीं कर रहे हैं, या उसमें से कुछ डेफिशिएंसी हो रहा है, या अदर कुछ वजह से जो होता है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस है दैट आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और फंगाई, जो इन्फेक्शियस डिजीज से बाहर जो है, और ये डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन एनिमल टू अदर। इन्फेक्शियस डिजीज में क्या होता है, मान लीजिए एक जानवर को हुआ, ठीक है, वो दूसरे जानवर को फैलता है, चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट या छूने से होता है, या फिर कोई वेक्टर से मॉस्किटो बाइट करके जाके दूसरे में बैठ रहा है उससे हो रहा है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मान लीजिए कोई ढंग के किसी जानवर, दो जानवर रखे हैं, एक जानवर को आप ढंग से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, दूसरे को आप ढंग से नहीं खिला रहे हैं। तो जिसको नहीं खिला रहे हैं उसको जैसे कुछ बीमारी होता है उसकी वजह से, ठीक से खान पान नहीं हो रहा है, तो वो ऐसा नहीं, वो दूसरे को फैलने वाला नहीं है। तो ये है नॉन इन्फेक्शियस या गैर संक्रामक रोग है। तो ये कुछ कुछ कारण से होता है, जैसे कि कुछ हेरिडिटरी कारण, ठीक है, कुछ नस्ल से ऐसे आता है, या कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे खाना में जैसे होता है कि अगर सही से नहीं पचता है उसकी वजह से होता है। और ये सारे जो बीमारी है बहुत सारा ज्यादातर अब क्या होता है प्रोडक्शन रिलेटेड होता है। प्रोडक्शन रिलेटेड मतलब इधर वो मीट प्रोडक्शन एनिमल हो लाइक शिप गोट हम रखते हैं, या फिर मिल्क प्रोडक्शन हो जैसे गाय या भैंस रखते हैं, और कुछ कुछ जैसे बकरियां भी होते हैं जो दूध देते हैं उसके रिलेटेड है। तो ये डायरेक्टली इकोनॉमी मतलब किसी को फार्मर्स का हो, किसान का हो या देश का हो, वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। प्रोडक्शन कम हुआ तो किसान का भी इनकम कम हुआ, तो उसी हिसाब से देश का भी इनकम कम होता है। तो ये सब है। तो चलते हैं इसको वर्गीकरण करते हैं कि किस किस अलग अलग तरीके से मतलब ये हमारा गैर संक्रमक या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है। जो प्रिंसिपल जो 7 टाइप के हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मींस जो हम आगे पढ़ेंगे, जो हम खा रहे हैं, ठीक है, उसके जो बैलेंस अगर गड़बड़ होता है तो उसके रिलेटेड जो डिजीजेस होता है उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। तो उस हिसाब से मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी, ये तो हम सब जानते हैं विटामिन डेफिशिएंसी से भी, जैसे कि कोई भी, जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे रहते थे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का डेफिशिएंसी हो रहा है, तो उसके वजह से कुछ बीमारियां होते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। टॉक्सिकोलॉजिकल कंडीशन, टॉक्सिकोलॉजिकल कंडीशन मींस कुछ जैसे कि पेड़, सारे पेड़ पौधे तो बेनिफिशियल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो होते हैं जैसे कि टॉक्सिक रहते हैं, उसके पत्ते के अंदर या फिर बीज में या फिर फल में, वो 3 तरह के मत होते हैं, या फिर फल में होते हैं या फिर पत्ते में, बीज में, जैसे वो जहर रहता है। तो जिसके अगर खाने से भी कुछ गड़बड़ी जो होता है, वो बीमारी होता है, वो आता है इसके अंतर्गत। डीजेनेटिव डिजीज, डीजेनेटिव डिजीज मतलब कुछ ऐसे बीमारी होता है कि आज हुआ, जैसे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बीक्यू ब्लैक वाटर एक डिजीज हुआ, ठीक है, जैसे डिस्कस किए थे कि आज हुआ, वो उसका 12 से 48 घंटे के अंदर अंदर जानवर खत्म, मतलब डेथ हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे डिजीज होता है, मान लीजिए टीबी हो गया, जॉन्स डिजीज हो गया, वो सालों चलता है और सालों रहता है। तो पूरा मान लीजिए कोई मतलब 70 केजी का सपोज कोई मतलब इंसान होता है जैसे टीबी में,
या फिर कोई जानवर जैसे हो गया कि मतलब 400 केजी का हो, लेकिन वो ऐसे डिजीज चलता रहता है तो उसका सारा स्वास्थ्य जो धीरे 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 होता है ना, अंदर से ऐसे खोखला कर देता है, मतलब पूरा एनिमल को, पूरा खाली हड्डी और स्किन बचता है जैसे। तो वो आता है डिजेनरेटिव डिजीज में। कुछ आते हैं ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। ऑटो इम्यूनो डिजीज मतलब खुद के सिस्टम खुद को ही अंदर खाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। कुछ ऐसे होता है कि जैसे कि हम कुछ जुकाम होता है तो हमारा अंदर एक ऐसा सिस्टम है, इम्यूनिटी हम जो कहते हैं, वो जो बैक्टीरिया या वायरस जो आता है उसको मारने के लिए काम करता है। लेकिन ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर ऐसे एक कंडीशन होता है तो खुद के सिस्टम खुद के खिलाफ ही लड़ने लग जाता है, ठीक है। और छठा में आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ अनुवांशिक रोग हैं जो मतलब कोई बुल को हुआ है या कोई गाय को जैसे हुआ है, वो अपने पीढ़ी से वो ट्रांसफर होता है, वो होता है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। और फाइनली नियोप्लासिया। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं, कोई एक एनिमल होता है, जरूरी नहीं कि दूसरे एनिमल को ट्रांसफर हो जाए। ऐसे नहीं कि सारे ट्यूमर ऐसा नहीं है, सारे ट्यूमर नहीं है, कुछ ऐसे ट्यूमर कंडीशन जैसे होते हैं। तो ये 7 टाइप का जो है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज का वर्गीकरण। तो एक बाय एक करके हम चलो पढ़ते हैं, ठीक है। जो पहला जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, इनपुट थ्रोपुट आउटपुट। आप सोच लीजिए, हम कुछ खाते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर वो डाइजेशन होता है, फिर जाके वो आउटपुट मिलता है। आउटपुट मतलब क्या है, अगर हम खुद की बात करेंगे, हम कुछ खाए, ठीक है, मतलब प्रोटीन डाइट जैसे खा रहे हैं, हम जिम जा रहे हैं, तो ये मसल ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर आपको 2 दिन तक खाना नहीं देंगे तो आपका हालत क्या होगा, आप चल नहीं पाओगे। तो उसी हिसाब से अगर हम खाते हैं तो उसमें से एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से बॉडी के अंदर सारा सिस्टम काम करता है और हम चल फिर पाते हैं, जो एनर्जी मिलता है। अगर इसमें से किसी में भी गड़बड़ी हो गया, मान लीजिए कोई खा रहा है ज्यादा लेकिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, खा रहा है काम नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, मोटापा होगा और कुछ बीमारियां होंगे। तो उसी हिसाब से जो 3 कंसेप्ट है, इनपुट जो हम खा रहे हैं, थ्रोपुट जो बॉडी के अंदर ऑब्जर्वेशन के काम कर रहा है, और आउटपुट मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं या जानवर में क्या है, मिल्क आ रहा है या फिर मीट आ रहा है, तो ये उसको इनपुट थ्रोपुट आउटपुट। ये इनपुट आउटपुट का बैलेंस जब तक सही है तब तक चाहे इंसान हो जानवर हो सब मस्त है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुआ तो उसमें प्रोडक्शन डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। मान लीजिए हम खा रहे हैं लेकिन सही से चल फिर नहीं रहे, घूम नहीं रहे, तो इसमें जो एनर्जी हमें खर्चा करना था वो एनर्जी सब अंदर रख रहे हैं, तो वो मोटापा होगा। उसी हिसाब से जानवर में मान लीजिए आप नहीं खिला रहे हो, ठीक है, वो कोई जानवर 10 लीटर दूध देती है, आप उसको कैल्शियम नहीं दिए, दाना नहीं दिए, हरा चारा नहीं दिए, वो 10 लीटर कम होते होते आके 2 लीटर में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ओवर देने से क्या होता है, फैटी लिवर हो जाएगा। तो ये जो गड़बड़ी होता है उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो ये इधर इनहेरिटेड हो सकता है या फिर एक्वायर्ड हो सकता है। एग्जाम्पल की तरह हम देखेंगे, अगर एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे कि डायबिटीज हो गया, ब्लोट हो गया। हमेशा क्या होता है, जैसे कि एक इंडिया में बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ हर स्टेट में दिखता है, जहां कुछ शादी ब्याह होता है, ठीक है, फंक्शन होता है, उस टाइम क्या होता है ना, इनके ज्यादा चावल हो गया या खीर हो गया, जैसे कि आज बना लिए कल क्या ना बाहर फेंक दिए, ठीक है, जो ज्यादा रह जाता है। तो और कोई गाय या भैंस आके उसको खा लेता है, वो उसको गाय भैंस में क्या कंट्रोल नहीं रहता है, वो तो जो मिलता है खाते रहते हैं। ज्यादा तरफ हम एक साथ खा लेते हैं तो फिर जाके अंदर जाके वो ब्लोट हो जाता है, मतलब इतना पच नहीं पाता, डाइजेशन नहीं हो पाता है, और एक साथ इतना ब्लोट होता है, गैस भरता है। कभी कभी उसमें से जानवर का डेथ भी हो सकता है अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये एक डिसऑर्डर है, इसलिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की तरह आता है। एक्सेस डाइटरी सप्लीमेंट्स लाइक मिनरल्स एंड विटामिन, कोई भी चीज ज्यादा दो तो गड़बड़ी है, जो हम आगे डिस्कस जाके करेंगे टॉक्सिकोलॉजिकल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो अगर एक्सेस मिनरल विटामिन देते हैं तो वो क्या होता है, जो भी पाथवे होता है मेटाबॉलिक पाथवे में, वो सिग्नल मैकेनिज्म प्रॉपर्ली काम नहीं करता है, जिसके तहत मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। सो प्रॉपर नॉलेज अबाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इज नेसेसरी फॉर एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी। व्हाई, मतलब क्यों ये जरूरी है, कोई भी चीज में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। छोटी छोटी चीज वो आपको बड़े बड़े बीमारी से वो एनिमल को प्रिवेंट करा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो जितने में हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन सिनेरियो में जितना होता है, कीटोसिस, मिल्क फीवर,
प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया, डायबिटीज एंड पोस्टपार्टम हीमोग्लोबिनूरिया। ये 5 प्रिंसिपली होता है। कीटोसिस क्या है? मान लीजिए बच्चा गाय सपोज देने वाली है कि 1 तारीख को देने वाली है, मान लीजिए 21 दिन पहले और 21 दिन बाद, ये जो 42 डेज हो गया, मान लीजिए 1.5 महीना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल पीरियड, ठीक है। इस टाइम एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है एनिमल्स को, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा देने का टाइम आता है और उसके बाद जो दूध निकलता है पिक टाइम रहता है, ठीक है। उस टाइम में अगर कैल्शियम एनर्जी सप्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ तो आपको तो आंखों में तो नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर अंदर वो सिस्टम उसका वीक होता जाता है। तो ये एनर्जी हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का जब कमी होता है तो वो डेवलप होता है, तो ये कीटोसिस के अंतर्गत आता है। तो जैसे ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बाकी सिस्टम से वो एनर्जी खींचेगा वो, तो उसके चलते वो कीटोसिस होता है। उसी हिसाब से मिल्क फीवर तो बता रहा है, फीवर मतलब तो ऐसे बुखार है, लेकिन वैसे बुखार नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, लेकिन दूध ज्यादा जाता है तो उसमें कैल्शियम ज्यादा आता है। हम बोलते हैं कि आप दूध पियो तो आपका हड्डी मजबूत रहेगा, तो क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम फास्फोरस सारा रहता है। तो कैल्शियम कहाँ से आएगा? वो गाय के बॉडी से आता है, ये सिस्टम से। अगर आप कैल्शियम नहीं पिलाएंगे तो वो हड्डी से भी खींच लेता है वो कैल्शियम, ठीक है। जिस हिसाब से अगर आप जिम जाते हो, अगर कोई मतलब ऐसे एग्जांपल की तरह बता रहे हैं, तो जिम इंस्ट्रक्टर क्या बोलता है, आप दूध, अंडे, केले खाओ और उसके साथ साथ कुछ कैल्शियम टेबलेट भी खाओ, क्योंकि आप मसल ग्रोथ होगा। अगर आप सफिशिएंट कैल्शियम नहीं लोगे तो मसल मास जो बढ़ रहा है वो हड्डी से वो कैल्शियम खींच लेगा। तो इसीलिए कभी हल्का सा अगर गिरे तो मसल तो आपका मास तो इतना बाइसेस बड़ा है, लेकिन हड्डी टूट जाएगा, क्योंकि हड्डी वो मजबूत नहीं रहा, सारा कैल्शियम वो खींच लिया है। तो उसी हिसाब से ये मिल्क फीवर होता है। प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया मतलब सेम चीज है, जैसे कुछ कुछ भेड़ में क्या होता है ना, 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है, मतलब 2-3 बच्चे अगर हो जाते हैं तो ज्यादा बच्चा अगर अंदर है तो उनको बढ़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो लास्ट जो ट्राइमेस्टर होते हैं उस टाइम क्या होता है ना, बॉडी का मतलब साइज बढ़ता है, तो वो जानवर से एनर्जी खींचते हैं। अगर आप सफिशिएंट एनर्जी उस टाइम नहीं दिए तो वो जानवर का डेथ श्योर है। तो ये हमारे पास जो केस आता है, हम क्या करते हैं, तुरंत सीजरियन करके वो बच्चा निकालते हैं, या फिर आप ज्यादा ग्लूकोज तुरंत चढ़ाइएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया। और डायबिटीज मेलिटस सेम है, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के तहत होता है। और एक कंडीशन है गाय में जो मिलता है, जैसे पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनिया, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका ब्लड मतलब यूरिन में भी आपका ब्लड सेल्स आएंगे। तो ये विस्तृत रूप में हम आगे भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो ये है आ गया प्रोडक्शन डिजीजेस। अगला है मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी। जो बहुत मिनरल और विटामिन क्या होता है, जैसे हम लोग खाते हैं, ठीक है, मान लीजिए चावल या रोटी 4-5 खा लेते हैं, या फिर पनीर खा लिए 250 ग्राम, चिकन खा लिए 250 ग्राम, लेकिन मिनरल और विटामिन क्या होता है ना, थोड़ा टुकड़े में चाहिए, ठीक है, थोड़ा चाहिए, लेकिन इनका काम अंदर बहुत ज्यादा रहता है। ये क्या होता है, एंजाइम को एंजाइम जैसे काम करते हैं। कोई भी जैसे एक्शन होता है, आप जैसे कोई पेड़ काटते हुए देखे होंगे, छोटा सा लगा देते हैं, ऐसे ट्रायंगल से कुछ लगा देते हैं, ताकि वो उसका काम अच्छे से ऐसे पोटेंशिएट हो जाता है उसका। तो उसी तरह से मिनरल और विटामिन का काम वही है, थोड़ा सा चाहिए बट एक्शन बहुत पोटेंशिएट करता है। तो चलिए मिनरल के बारे में डिस्कस करते हैं। लगभग मतलब जानवर के जैसे ह्यूमन में भी वैसे ही होता है, हमारे शरीर में लगभग 45 से 50 लगभग मिनरल्स है, ठीक है। तो उसके अगर हम वर्गीकरण करेंगे तो एक आता मैक्रो मिनरल्स, ठीक है, जो शरीर में ज्यादा प्रतिशत उसमें मिलता है, और माइक्रो मिनरल्स कंपैरेटिवली कम मिलता है, ठीक है। तो मैक्रो मिनरल्स अंदर क्या क्या आता है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड एंड सल्फर, ये सब माइक्रो मिनरल्स आते हैं। उसी जैसे माइक्रो मिनरल्स से आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, आयोडीन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, जिंक, सेलेनियम, फ्लोरीन एक्सेट्रा आता है जो माइक्रो मिनरल। तो उसी हिसाब से अगर विटामिन की बात करेंगे तो विटामिन ब्रॉडली 2 टाइप का होते हैं ज्यादातर। तो एक होता है वाटर सोल्यूबल और एक होता है फैट सोल्यूबल। ये आप याद रखिएगा, जो फैट सोल्यूबल होता है वो बॉडी में स्टोर होके रहता है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल है लाइक बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये हम लोग को चाहे जानवर हो या हम खुद हैं, ये डेली हमें अपटेक बार बार लेना होता है। हम बोलते हैं कि जैसे कोविड के टाइम में अगर आपको याद आया होगा, वो बोलते थे कि भाई विटामिन सी खाओ, या टेबलेट फॉर्म में खाओ, या फिर नींबू डेली खाओ, नींबू से विटामिन सी रहता है।
तो ये बी कॉम्प्लेक्स से सर्दियां आती हैं तो किसी किसी नाखून में ऐसे कुछ कुछ थोड़ा निकल जाता है, तो वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है। तो उस टाइम डॉक्टर क्या बोलते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का गोली खाओ। तो ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये हम लोग को भी, जानवर हो या हम हो, वो रेगुलरली लेना होता है एक्सटर्नल सप्लीमेंट। बाकी चीज क्या होता है, ये एडी के वो बॉडी में स्टोर होकर रहता है, आप जैसे खाते हो उसी हिसाब से। ऐसे नहीं कि आप कुछ खाओगे नहीं सोचोगे कि मेरे बॉडी में है, वो गलत फहमी है। तो वो स्टोर होता है, ये स्टोर नहीं होता है। तो एक एक करके जो बहुत मेजर जो है, जो उसको एक डिस्कस करेंगे। कैल्शियम डेफिशिएंसी, दो माइक्रो मिनरल्स है, कैल्शियम और फास्फोरस। इसका बैलेंस, कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो भी रहना भी बहुत आवश्यक है। कैल्शियम एंड फास्फोरस ये बोन ग्रोथ में, या जो हड्डी जो स्ट्रांग होता है, मसल सिस्टम एंड टीथ, दांत का सिस्टम, ये सारा सिस्टम डेवलप करने में काफी मदद करता है। तो इसका कोई भी डेफिशिएंसी हो, ठीक है, कमी हो, तो आपका सीधा जाएगा वही सिस्टम, दांत हो या फिर हड्डी, वो कमजोर होगा। ठीक है। उसके अलावा कैल्शियम फास्फोरस क्या होता है, जो मसल्स, हमारा मांस जो है, हम चल फिर रहे हैं या खेल कूद रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मसल सब कंट्रैक्शन होता है, वो कंट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम चाहिए। तो कोई भी कमी हो तो ये सारा सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है। और कमी कैसे होता है, दो तरीके से कमी होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब फर्स्ट जो होता है, कमी कैसे होता है, जो हम नहीं खाते हैं। ठीक है। अगर हम खाते हैं, ठीक है, कम खाते हैं, तो वो डेफिशिएंसी होता है प्राइमरी। अब मान लीजिए, ठीक है, खा लिए, ठीक है, लेकिन अगर बॉडी के अंदर ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, तो वो हो गया सेकेंडरी। उदाहरण के तौर पर हम बताएंगे गरीबी कैसे होता है। ठीक है। गरीबी, पहला मान लीजिए कि अगर पैसा आपके पास नहीं है तो आप गरीब है। ठीक है। मान लीजिए आपको 1 लाख पैसा मिल गया, लेकिन आप पैसा 1 लाख खर्चा भी हो गया, आप कुछ सेविंग नहीं कर पाए, तो खर्चा किसी कारण या चोरी हो गया मान लीजिए, तो आप गरीब फिर से हो गए। तो उसी हिसाब से कैल्शियम एंड फास्फोरस प्राइमरी, अगर हम खाना नहीं मिलता है, उसमें जो डेफिशिएंसी होता है, जो कमी होता है, प्राइमरी के अंदर आता है। लेकिन अगर खाना मिल रहा है, लेकिन कोई भी बीमारी हो या कुछ अंदर कुछ गड़बड़ी आपका सिस्टम में हो, जिसके तहत तो शरीर में वो ऑब्जर्वेशन होकर नहीं रह रहा है, वो आता है सेकेंडरी के अंतर्गत। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या क्या मिलेगा, जैसे बोन एंड टीथ में डिफॉर्मिटी, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, जनरल वीकनेस में बोला ना, जैसे कि मास में भी आप चल फिर रहे हैं, उसके लिए भी, कंट्रक्शन के लिए भी कैल्शियम चाहिए। अगर कैल्शियम नहीं है तो आप वीक लगेगा, आप चल फिर नहीं ढंग से पाओगे। वो सब कारण इसके वजह से होता है। स्केलेटल डिफॉर्मिटी, पुअर ग्रोथ, तो जानवर का ग्रोथ भी सही से नहीं होगा, प्रोडक्शन भी सही से नहीं होगा, और बाकी होता है ना, एक बीमारी 100 और बीमारी को खींचते हैं, हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए कि कैल्शियम कमी हो गया, वो चल फिर नहीं पा रही है, तो बाकी और कुछ बीमारी आ जाते हैं फिर उसमें। तो इसलिए कहते हैं एक दूसरे को लेके आता है। ठीक है। और मोस्टली जो यंग एनिमल्स, जो मतलब यंग एनिमल्स मतलब ज्यादा अफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि जब यंग रहते हैं उसी टाइम हमारा हड्डी मसल सब पूरा ग्रोथ होता है प्रॉपरली। अगर उसी टाइम आपको नहीं मिलेगा तो बाकी क्या होगा, तो डेवलप वो खराबी होता जाएगा। उसी हिसाब से फास्फोरस डेफिशिएंसी या हाइपोफॉस्फेटेमिया, हमेशा याद रखिएगा, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। ठीक है। तो हाइपोफॉस्फेटेमिया मतलब वो कम फास्फोरस है। तो उसी हिसाब से सेम चीज प्राइमरी सेकेंडरी। अगर ग्रेजिंग करें, अगर एनिमल को चरने के लिए भेज रहे हैं, जानवर को चरने के लिए भेज रहे हैं, जिस एरिया में फास्फोरस अगर कमी हो, तो उसमें वो डेफिशिएंसी होगा। तो सेम चीज स्केलेटल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग बोन्स एंड टीथ का डिफॉर्मिटी होता है। और फास्फोरस का एक और है, अगर बच्चे बच्चे देने के बाद अगर एक्सेसिव ड्रेनेज फास्फोरस हो रहा है, ज्यादा फास्फोरस बॉडी में जा रहा है, वो पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन करेगा, वो जो ब्लड सेल से वो टूट के हीमोग्लोबिन यूरिन के थ्रू आएगा। तो ये है एक्सेसिव के लॉस ब्रांच के लिए। और कैल्शियम और फास्फोरस अगर दोनों में अगर कमी हो रहा है अलॉन्ग विद विटामिन डी, वो दो और बीमारी को लेके आता है, वो है ऑस्टियोमैलासिया एंड ऑस्टियोडिस्ट्रोफिया फाइब्रोसा। ये दो बीमारी और होता है। तो चलिए नेक्स्ट है सोडियम एंड क्लोराइड डेफिशिएंसी। ये सबको पता है। ठीक है। सोडियम एंड क्लोराइड किसमें है, नमक, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है। कॉमन ये, ठीक है, नमक तो है, क्या टेस्ट के लिए हम खाते हैं, लेकिन इसका कम या ज्यादा जो है वो गड़बड़ करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंसान को हम बताएंगे, कोई अगर बीपी का
दवाई लेना, किसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डॉक्टर बोलेंगे कि कम नमक खाओ, क्योंकि वो आपका बीपी बढ़ाता है। अगर बीपी कम हो रहा है तो बोलेंगे उसको नमक खाओ। तो छोटा सा हम एक चुटकी लेते हैं, बोलते हैं ना स्वाद के अनुसार लेते हैं, लेकिन उसका अगर कमी हो रहा है तो बहुत गड़बड़ कर सकता है। तो जानवर में क्या है, जैसे कि हम कई नेशनल पार्क गए हैं या फिर ऐसे सेंचुरी गए हैं जहां जानवर ऐसे होता है ना, टाइगर रिजर्व है, तो हम गए हैं इसमें। उसमें क्या करते हैं, जानवर के लिए शॉर्ट लिकिंग के लिए रख देते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर रख देते हैं, जानवर है के उसको चाट के जाते हैं, वो बहुत जरूरी है। फार्म में जो भी ऑर्गेनाइज फार्म है जिनको प्रॉपर्ली सॉल्ट दिया जाता है, या सॉल्ट लिकिंग के लिए कुछ ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा पत्थर रख देते हैं, जानवर आते हैं उसको चाटते हैं, तो उसी हिसाब से वो सॉल्ट उनको मिलता है। हम लोग को क्या ना, आराम से हम सॉल्ट है हम ले लेते हैं, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो गड़बड़ होगा, ठीक है। बहुत बार ऐसे कुछ, जैसे कि हम कुछ कुछ नेशनल पार्क गए थे देखने के लिए, वो सॉल्ट एरिया ऐसे जगह रखते हैं, जानवर आके वहीं चाट के जाते हैं, तो जो टूरिस्ट जाते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं, हाँ ये जानवर है। तो वो सॉल्ट का कमी रोकने के लिए वो सब किया जाता है, ठीक है। तो वही क्लिनिकल साइनिंग क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अगर सॉल्ट आप नहीं दोगे तो वो आके जो मिलेगा, या वाल मतलब जो दीवार है उसको चाटते रहते हैं, दूसरे जानवर को चाटेंगे, ठीक है। दूसरे जानवर क्यों चाटेंगे, मान लीजिए पसीना निकल रहा है जानवर से, तो उसमें भी थोड़ा सॉल्ट आता है, ठीक है। खुद का जैसे पसीना आता है ना, वो भी जैसे थोड़ा सॉल्टी रहता है, तो उसी हिसाब से जो पसीना निकल जानवर एक दूसरे को चाटते रहते हैं ताकि वो सॉल्ट उनको मिले। तो वो एक चाट रहे हैं तो सॉल्ट का कमी का एक भी हो सकता है कारण। और इन कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस्ड मिल्क प्रोडक्शन, ये सब होता है अगर सॉल्ट का कमी हो तो। अब चलते हैं आयरन डेफिशिएंसी या एनीमिया। हम सब वैसे स्कूल से पढ़ के आए हैं, एक जो दिमाग में पढ़े हैं, दिमाग में आता है आयरन डेफिशिएंसी, मतलब खून की कमी हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। किसी में अगर कमी हो रहा है तो इधर आयरन गोली खाओ, या जैसे कि होता है कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको भी बोलते हैं कि हाँ आयरन गोली खाओ। क्यों, अगर वो नहीं आयरन खाते हैं, वो जो अंदर जो ब्लड सिस्टम रहता है, जिससे आयरन जाता है, हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, वो ऑक्सीजन भी बाइंड करके वो हम जो सांस लेते हैं प्रॉपर्ली उसमें कारण रहता है। अगर सफिशिएंट ब्लड नहीं है, खून नहीं होगा तो क्या होगा, मतलब 100 खून नहीं है तो 100 बीमारी आता है, मतलब मान लीजिए जिंदा मुर्दा ऐसे हम कहते हैं। क्योंकि खून प्रॉपर रहता है तो ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वो हीमोग्लोबिन एक ऐसा आइटम रहता है, वो ऑक्सीजन के साथ बांध कर वो हमें पूरा चारों तरफ शरीर में वो ऑक्सीजन पहुंचाता है। अगर ऑक्सीजन का कमी हो गया तो सेल मरने लगते हैं, ठीक है। तो अगर इसी हिसाब से जानवर में भी सेम होता है, अगर आयरन डेफिशिएंसी हुआ तो प्रोडक्शन लॉस होगा, बीमारी ज्यादा होगा तो आपका खर्चा उसी में जाएगा सारा, और मिल्क प्रोडक्शन भी कम होगा। और ये जो आयरन डेफिशिएंसी, इसमें तो जितने जानवर में जो है सबसे ज्यादा पिगेरी में होता है, मतलब जहां सुअर पालते हैं उनका जो पिगलेट्स जो बच्चे होते हैं, सुअर के बच्चे जैसे होते हैं हम कहते हैं पिगलेट्स, ठीक है। पहले क्या होता था, जमीन में सब रहते थे तो वो मिट्टी खा के जैसे होता है ना, उनको आयरन मिल जाता था। लेकिन आजकल सब कंक्रीट तो हो गया है तो उनको आयरन नहीं मिलेगा, सब धड़ाधड़, मतलब एक मान लो 15 हो, सब 1 घंटे में सब खत्म, मतलब 2 दिन में सब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए वहां उनको आयरन इंजेक्शन दिया जाता है। तो मान लीजिए कितना वो इम्पोर्टेंट है उसका। तो प्राइमरी डेफिशिएंसी जो है क्या है, वो अगर आयरन डेफिशिएंसी डाइट अगर खिला रहे हैं जिसमें आयरन नहीं है। सेकेंडरी में क्या है, एक्सेसिव ड्रेनेज फ्रॉम बॉडी और रिड्यूस्ड बायोबिलिटी, जो एक्सेसिव ड्रेनेज हो रहा है उसके चलते। और जैसे ही बोले पिगलेट्स आर मोर ससेप्टेबल इन इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। आयरन के साथ साथ और जो माइक्रो मिनरल्स है, ठीक है, जैसे कॉपर एंड कोबाल्ट, ये सात जैसे 3 भाई चलते हैं, ये भी अगर वो एनीमिया करने के लिए डेवलप करने में मदद करता है इनका। तो क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है, जो हम बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन जो है से निकाल के देखोगे पेल होता है, ठीक है। जनरल वीकनेस है, जनरल वीकनेस कैसे होता है, अगर कम ब्लड है तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपका सांस फूलेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अगर चलोगे कि कोई सीढ़ी चढ़ के जा रहे हो, ज्यादा नहीं चढ़ पाओगे, तो ये आता है क्लिनिकल इसमें। कॉपर डेफिशिएंसी सेम चीज है, जैसे प्राइमरी डेफिशिएंसी लो डाइट खाते हैं, सेकेंडरी में अगर लो अवेलेबिलिटी होता है। और क्लिनिकल साइन में क्या है, एनीमिया, स्केलेटल डिसऑर्डर्स, डिक्रीज ग्रोथ रेट, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन और नर्वस डिसऑर्डर, ये कॉपर डेफिशिएंसी से होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन डेफिशिएंसी क्या है, हम सब बोलते हैं जो पहले ज्यादा लोगों को मिलता था, गोइटर हो जाता था, यहाँ फूल जाता था,
ठीक है, वो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। तो प्राइमरी डेफिशिएंसी वही होता है कि लो डाइटरी सप्लाई। सेकेंडरी में क्या है, एक्सेसिव कैल्शियम और मिमोसिन कंटेंट फॉडर जब होता है तो उसी से होता है। क्लिनिकल साइंस में क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसको हम गॉइटर बोलते हैं, लॉस ऑफ बॉडी कंडीशन, वीक, लिथार्जिक, ये सब आयोडीन डेफिशिएंसी में होता है। विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन जैसे वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल होता है, तो हम ब्रॉडली इसमें रख दिए हैं क्या क्या प्राइमरी जैसे होता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स होता है, ठीक है, और सेलेनियम ई में जैसे होता है व्हाइट मसल डिजीज, और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या है, विटामिन ए डेफिशिएंसी में, ठीक है, जैसे आंख जैसे खराब होता है विटामिन ए बोलते हैं, ठीक है, और बी2 डेफिशिएंसी कॉल्टो पैरालिसिस जो पोल्ट्री में होता है, और थायमिन डेफिशिएंसी से बेरी। तो अगले जो चलते हैं नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजिकल डिजीजेस। टॉक्सिकोलॉजिकल डिजीजेस जो एक साधारण कहावत है, जरूरत से ज्यादा जो चीज है वो है विष बन जाता है, चाहे वो माँ का प्यार हो या फिर खाना हो, जितना मिलना चाहिए अगर नहीं मिला वो गड़बड़ करेगा। तो उस हिसाब से जो भी ऐसे टॉक्सिकेंट जो बॉडी में चलता है, वो स्किन हो या एलिमेंट्री ट्रैक्ट हो या म्यूकस, ये तीन से टॉक्सिक घुसता है, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या है, जैसे मिनरल एंड केमिकल टॉक्सिसिटी, जैसे लेड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, ये सब मिनरल टॉक्सिसिटी में आता है। माइकोटॉक्सिन क्या है, जैसे मोल्डी फीड होता है, जैसे अफ्लाटोक्सिन जिसमें मिलता है। उसी हिसाब से प्लांट टॉक्सिसिटीज, लाइक कोई बहुत सारा धतूरा प्लांट होता है, ठीक है, कैस्टर होता है, उसमें भी टॉक्सिक रहता है, उस सीड में जैसे होता है ना, उस सीड से भी वो टॉक्सिक बन जाता है, ठीक है। सियानाइड पॉइजनिंग, जैसे कोई जोआर प्लांट में जैसे रहता है, उसमें ज्यादा सियानाइड पॉइजनिंग होता है। उसके अलावा कुछ एनिमल टॉक्सिकेंट्स लाइक स्नेक बाइट, सांप काट लिया तो जानवर मरेगा, वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में भी आता है। तो क्या थंब रूल है कि टॉक्सिक जो डिजीज करने के लिए, जो पहले जो अगर पॉइजन का केस आता है बोलते हैं, इधर बॉडी से सारा फैलने से पहले इधर वोमिटिंग मतलब उल्टी करा के निकाल दो या फिर थ्रो पोटी के थ्रो निकाल दो, ये बेस्ट है। और यूनिवर्सल के जो आता है जो ट्रीटमेंट, जैसे चारकोल ट्रीटमेंट उसको कराते हैं, जैसे यूज ऑफ चारकोल तो यूनिवर्सल एंटीडोट, और उसके अलावा सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। डिजेनरेटिव डिजीज मतलब, डिजेनरेटिव डिजीज हम कहें जो लाइक ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जॉन्स डिजीज हो गया, वो बाकी सारा सिस्टम को पूरा डिजेनरेट करके धीरे धीरे जैसे सारा मतलब खोखला बनाता है, तो वो डिजेनरेटिव डिजीज आता है। जैसे कि डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलाइटिस और लाइक जॉन्स डिजीज, ये सब डिजेनरेटिव अंतर्गत आता है। प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे करेंगे, मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये अगर सही से करेंगे तो डिजेनरेटिव डिजीज होना बंद हो जाएगा। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर मतलब जो हम पहले बताए थे कि कुछ बीमारी होता है जो खुद के खिलाफ ही वो काम करता है, जो हम बोलते हैं कि जैसे खुद का घर का जो वेदी लंका जो बोलते हैं, तो वो विभीषण जो है, तो उसी हिसाब से अपना खुद के अंदर कुछ ऐसे बीमारी हो जाता है जो खुद का इम्यूनो सिस्टम खुद के खिलाफ काम करने लगता है, तो वो है ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर। क्या क्या है, जैसे एग्जाम्पल जैसे इम्यूनोमेडिएटेड हेमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ये कुछ बीमारी है जो जानवर में वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे, पहला तो प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसके बाद प्रॉपर डायग्नोसिस, ठीक है, जेनेटिक सिलेक्शन, जो कुछ जानवर को लेने से पहले उसमें बीमारी है कि नहीं वो देख लेना है, उस हिसाब से उसको बढ़ाना या फिर हर्ड से निकाल देना, हम जो बोलते हैं कलिंग करना है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स है। ओवरऑल अगर हम नॉन इन्फेक्टिव डिजीज को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशन है, ब्रॉडली हम देखेंगे। गुड प्लान ऑफ न्यूट्रिशन, खाना पीना ढंग से हो, बाकी आधा बीमारी आपके शरीर में नहीं है, तो उसी से जानवर को ठीक से खाना पीना अगर दे रहे हैं तो बीमारी नहीं होगा। प्रीएम्प्टिव प्रिवेंटिव केयर, बीमारी होने से पहले ट्रीटमेंट, ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग, एनवायरमेंटल सेफ्टी, स्पेशल केयर ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड, जो बोले थे 21 दिन बाद और 21 दिन पहले, अगर इस टाइम पे आप सही से खिलाए पिलाएंगे तो मेटाबॉलिक डिजीज ना हो, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे जैसे है, और ये जितने कंडीशन से ग्रेजुअली होता है, ठीक है, एक्सेप्ट कुछ कैसे जैसे स्नेक बाइट हो गया जिसमें तुरंत होता है, और धीरे धीरे खान पीन का कम होते होते वो
मान लीजिए 1 महीना 2 महीने बाद वो आता है। इट रिक्वायर्स ए मल्टीफैक्टोरियल अप्रोच फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, along with that emphasis on prevention especially for nutritional and metabolic diseases are critical। और अगर आप इसके अलावा ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, ये 3 किताब है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज्यादा जानना है तो ये पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।